हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ। ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। एंड इसके अलावा हमारी एक जनरल अवेयरनेस की भी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो आप वो चेकआउट कीजिएगा प्लीज। एंड आज हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, पूरा इन डिटेल क्या इसका सीन था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल इंक्लूजन का कब हुआ था? 2005 के अंदर। ठीक है, कमिटी थी रंग राजन कमिटी ने इसको रेकमेंड किया था। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिलीवरिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू डिसएडवांटेज्ड एंड लो इनकम ग्रुप्स। ठीक है, इजी समझ में आ गया कि जो डिसएडवांटेज लोग हैं, जो लो इनकम ग्रुप्स में जो ग्रुप्स हैं, उन तक बैंकिंग की सर्विसेज पहुंचाने का काम क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम है। ठीक है, उसके अलावा 2004 के अंदर जो अपनी एचआर खान कमेटी बनी थी, उन्होंने सबमिट की थी रिपोर्ट टू आरबीआई। वो 2004 के अंदर हुआ एंड 2005 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, वो तो पता ही है, 1 ईयर का गैप ही रह रहा है सबके अंदर, यही अपने नोटिस करा है ना। उसके अलावा अपन फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, नो फ्रिल अकाउंट। अब ये क्या होता है? इंट्रोडक्शन इसका हुआ था 2005 में ही। इसके साथ में ही जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। जीरो बैलेंस अकाउंट मतलब नाम मात्र से समझ में आ रहा है, ये अंडरस्टूड है कि मतलब इसके अंदर आपको मिनिमम बैलेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। जैसे मिनिमम बैलेंस अपने को कुछ भी सपोज रखना पड़ता है हर बैंक में, लाइक सपोज 2000 5000, अगर मिनिमम बैलेंस अपने को मेंटेन करना पड़ता है, उससे कम होगा तो वो अलाउड नहीं होता है ना। तो वो इसमें नहीं होता है, इसमें मिनिमम बैलेंस जीरो है। जीरो भी होगा तब भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, उसको डॉर्मेंट वगैरह कुछ भी नहीं बोलेंगे। एंड आपको जीरो बैलेंस अकाउंट भी रखे रहने देंगे, है ना। उसको कुछ डिक्लेयर नहीं करेंगे वो, है ना। सेकंड क्या है? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको BSBDA बोलेंगे। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 2012 के अंदर। एंड इसका मतलब नो फ्रिल अकाउंट का ही दूसरा नाम है BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब अपन देखते हैं, 1 पर्सन कैन ओपन ओनली 1 BDA। ऑब्वियस सी चीज है कि मतलब आप कंफ्यूज मत होइए, BSBDA जो है वो वही है जो नोफ्रिल अकाउंट है, मतलब ऐसा अकाउंट जिसके अंदर कोई भी मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है, सिंपल आ गया। तो अब ये है कि जो एक पर्सन है वो एक ही BSBDA होना चाहिए, उसके पास वो एक ही खोला हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अब सपोज अब कोई बैंक है SBI, है ना, अपन ने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, कोई भी बैंक हो सकता है SBI की जगह। तो अगर इसके अंदर आपका BSBDA अकाउंट आप खोलना चाहते हो, आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट भी है इसके अंदर, तो आपको क्लोज करना पड़ेगा, या फिर इसी सेविंग अकाउंट को आप BSBDA अकाउंट में कन्वर्ट करवा दीजिए, है ना। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी चले और ये भी चले, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। या तो आप आपके पास सपोज ये है ना, और आपको BSBDA खुलवाना है, तो आप इसको या तो क्लोज करना पड़ेगा या फिर इसी को आप BSBDA बनवा लो। ठीक है, कैंट ऑपरेट बोथ आर इन सेम बैंक, है ना। बोथ एट द सेम टाइम आप नहीं खोल सकते एक ही बैंक के अंदर। ठीक है, उसके अलावा एक और पॉइंट अपना ये है, हाँ, कि जैसे सपोज आपका BSBD अकाउंट है। ठीक है, ये इस बैंक के अंदर है ऑलरेडी। जैसे इस केस में क्या था, अपने पास नॉर्मल सेविंग अकाउंट था, अपने को BSBD अकाउंट चाहिए था। एंड इस नेक्स्ट वाले केस में क्या है, अपने पास BSBD अकाउंट है एंड अपने को नॉर्मल खुलवाना है। ठीक है, तो BSBD अकाउंट अगर आपके पास है एंड आपको नॉर्मल चाहिए, तो आप इसको क्लोज कर सकते हो, बट आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट यू कैन नॉट कन्वर्ट इट। ठीक है, ये फर्क होता है। आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट को BSBD में कन्वर्ट भी कर सकते हो या आप क्लोज भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बट BSBD अकाउंट को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ क्लोज ही आप कर सकते हो। ठीक है, यही ऑप्शन है। ठीक है, उसके अलावा ऊपर कर लेते हैं। उसके अलावा गाइडलाइंस टू ओपन न्यू बैंक 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, क्या क्या गाइडलाइंस हुई थी न्यू बैंक ओपन करने के लिए? क्या होना चाहिए? 500 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए,
10 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड 25% ब्रांचेस ओपन रूरल एरियाज में होना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य ही यह है कि जो डिसएडवांटेज्ड लोग हैं, डिसएडवांटेज्ड जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, तो यही जब इसका एडवांटेज है तो ऑब्वियसली रूरल एरियाज ही मेन फोकस रहता है, क्योंकि वहां पे बड़े बैंक्स नहीं जाना चाहते एंड प्रॉफिट नहीं हो, कम होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल प्रॉफिट होता है, इसलिए 25% ब्रांचेस ओपन करनी होती है रूरल एरियाज के अंदर, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। उसके अलावा व्हाइट लेबल एटीएम, ठीक है। व्हाइट लेबल एटीएम क्या चीज है कि जैसे सपोज एसबीआई बैंक एटीएम, ब्राउन लेबल एटीएम, ठीक है। तो मतलब हर उसका अलग अलग होता है, जैसे व्हाइट लेबल एसबीआई बैंक एटीएम, ब्राउन लेबल एटीएम, ठीक है। नॉन बैंकिंग कंपनीज व्हाइट लेबल है। इसका मतलब यह है कि जो बैंक एटीएम है उनको ब्राउन लेबल दिया गया है एंड जो नॉन बैंकिंग कंपनीज है उनको व्हाइट लेबल दिया गया है, ठीक है। व्हाइट लेबल एटीएम होता है उनका। एग्जाम्पल जैसे नॉन बैंकिंग कंपनीज कौन सी हैं, जैसे सपोज टाटा इंडी कैश है, इंडिया वन है, हिताची है ना, ये सारी जो है ये व्हाइट लेबल के अंदर आती हैं, ठीक है। लाइसेंस जो होता है इनको 100 करोड़ पे मिलता है एंड मतलब 100 करोड़ कैपिटल होनी चाहिए, राइट। एंड एफडीआई लिमिट जो है 100%, इसका मतलब कोई भी इंडियन पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती। आप जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है ना, एफडीआई जो है वो आप 100% रहता है इसमें, आप खुद से कर सकते हो, कोई भी इसमें इंडियन पार्टनर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा अपन देखते हैं इंटरचेंज फी क्या होता है। इंटरचेंज फी नाम से ही समझ में आ रहा है, एक बैंक अगर सपोज आपका बैंक वन में अकाउंट है, ठीक है, बट आपने बैंक टू के एटीएम से अपने बैंक वन में जो पैसे थे, बैंक वन के अकाउंट में जो पैसे थे वो बैंक टू के एटीएम से आपने निकलवा लिए, विदड्रॉ करवा लिए, ठीक है, विदड्रॉवल करा लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इंटरचेंज फी लगती है जो आपका बैंक उस दूसरे बैंक को देता है, ठीक है। तो मतलब अप्रोक्स 19 रुपीज पर ट्रांसेक्शन आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। आपको नहीं, सॉरी, आपका जो बैंक है उसको देने पड़ते हैं, जिस बैंक के एटीएम से आपने ट्रांसेक्शन मतलब जिस बैंक के एटीएम से आपने विड्रॉल कराया, पैसे निकाले, उसको आपका बैंक पैसे देता है 19 रुपीज पर ट्रांसेक्शन, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है कि ये है कि मतलब ऐसा नहीं कि आपका बैंक ही देगा, है ना, तो इसमें आपको तो कोई असुविधा हुई नहीं एंड बैंक को तो असुविधा हुई ना, कि मतलब 19 रुपीज पर ट्रांजेक्शन उसको देने पड़ेंगे जस्ट बिकॉज आपने किसी दूसरे एटीएम से निकाल लिया, दूसरे बैंक के एटीएम से। तो इसमें क्या होता है कि सपोज कुछ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपके फ्री रहेंगे तो तब बैंक देगा एंड उसके बाद आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज जो है कि इतना एक्स्ट्रा चार्ज आपका इंक्लूड होगा उस ट्रांजेक्शन के अंदर, ठीक है। तो आपका भी कोई मतलब वही है ना, बैंक का अगर कोई चीज उसको डिस्कम्फर्ट रह रहा है तो कस्टमर तक भी पहुंचाएगा ही सही ना, उस टाइप की चीज है। उसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको पढ़ा चुकी हूँ एंड पेमेंट बैंक्स भी अपन पढ़ चुके हैं। ऑल्सो वर्क फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वर्क करते हैं, क्योंकि इन दोनों का वर्क क्या था कि जो रूरल एरियाज हैं, क्या नाम है, लो इनकम ग्रुप्स जो हैं, इन तक पहुंचना, रूरल एरियाज में इतने परसेंट ब्रांचेस खोलना, इन दोनों का भी यही काम था। तो इनको मैं दूसरे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप सर्च कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में इजीली आपको मिल जाएगा, राइट। एंड वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही वर्क करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।